हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस यार, आई एम रिकॉर्डिंग सिक्योरिटीज लॉ के अमेंडमेंट, है ना। सिक्योरिटीज लॉ के अमेंडमेंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगेन लाइव ना लेने का एक ही रीजन, टाइम बचाना आपका। कम टाइम में आपको सारे अमेंडमेंट मैं कवर करवा के देने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग यार, अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत ज़्यादा वो अमेंडमेंट नहीं है जो एग्जाम में आने जैसे हैं, ठीक है ना। इतने मतलब अमेंडमेंट क्या हुआ है कि जितने भी रेगुलेशंस थे उसमें जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको यहाँ पे दे दिए हैं, बट जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है वो चीज़ें भी यहाँ पे दी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट है जो मैं कट करवा दूंगा कि भैया ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है ना, ये पढ़ के खत्म करो ऐसा, ठीक है। सप्लीमेंट नोट्स भी मैं सिर्फ जो टिक करवा के दे रहा हूँ उतना आप पढ़ लेना, दैट्स इट। इसी सप्लीमेंट से आप उसको रीड कर लेना, करेक्ट है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट विद इन 45 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स के अंदर मैं अमेंडमेंट कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला अमेंडमेंट जो आपका दिया हुआ है, देखो जो अमेंडमेंट है मैंने आपके लिए मैंने पढ़ लिया है और उसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दिया है। जो स्टार मार्क दिख गया, अब मेरा स्टार थोड़ा ऐसा है ना, जो स्टार मार्क दिख जाए समझना वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। सी क्या दिया, डिपॉजिट सिस्टम फॉर कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? प्लेज। जब आप शेयर्स गिरवी रखते हो ना तो उसका रिकॉर्डिंग कहां पे होना चाहिए? आपका डिपॉजिटरी सिस्टम पे होना चाहिए। यार मुझे बताइए, सारे के सारे हमारे जो डीमैट में शेयर्स है वो किसके पास होते हैं? डिपॉजिटरी के पास। तो जब कोई शेयर्स गिरवी रख रहे हैं उसकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए? डिपॉजिटरी में होनी चाहिए। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? बैकग्राउंड देखिएगा, डिपॉजिटरी शुड पुट इन प्लेस अ सिस्टम फॉर कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑल टाइप्स ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। सारे के सारे टाइप के जितने भी एनकम्ब्रेंसेस है, प्लेस क्रिएट हुआ है, शेयर्स गिरवी रखे गए हैं, तो शेयर्स गिरवी वगैरह रखे गए हैं तो उसका आपको खास क्या करना है भाई साहब? ध्यान देना है, रिकॉर्ड डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में वो आ जाना चाहिए, करेक्ट है। टुवर्ड्स दिस एंड डिपॉजिटरी शैल फॉलो प्रोसेसेस एंड अदर नॉर्म्स सिमिलर टू दैट स्टिपुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट एंड डी यू इन डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब आपको एनकम्ब्रेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए डिपॉजिटरी ने क्या करनी है? प्रोविजन बना देनी है। तो पहला अमेंडमेंट सिंपल सी बात बोला गया है ना, डिपॉजिटरी ने क्या करना? अपना सिस्टम उस तरीके से बनाइए टू कैरी आउट सिस्टम चेंजेस, है ना, टू डिसमिनेट द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर ऑन देयर वेबसाइट। और वेबसाइट पे इस सर्कुलर का वेबसाइट पे भी डाल दीजिए कि भैया अब जितने भी प्लेज होंगे उसका रिकॉर्डिंग कौन करेगा? कैप्चर कौन करेगा? उसको डिपॉजिटरी उसको कैप्चर करेगा। एनकम्ब्रेंसेस की डेफिनेशन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय डिपॉजिटरी। इसमें एक ही चीज है, पहले अर्लियर द लिमिट वाज 5 years, मतलब उसको 5 साल तक का रिकॉर्ड मेंटेन करना था। नाउ द लिमिट हैज बीन चेंज्ड टुवर्ड्स द व्हाट 8 years। तो आपको ये जो बोल्ड में दिया हुआ है ना, बस उतना ही रीड करना है। तो अभी तक आपको पहले अमेंडमेंट में क्या रीड करना है? ये वाला पैरा आपको रीड करना है, ये 2 पैराग्राफ आपको रीड करने हैं बेटा, है ना, ये 2 पैराग्राफ आपको क्या करना है? रीड करना है। सेकंड वन, यहां पे डिपॉजिटरी को अर्लियर 5 साल के लिए उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना था, अब इनको क्या बोला? डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट बेटा? आपका 8 years, 8 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दिस इज द सेकंड अमेंडमेंट, दिस इज द व्हाट बेटा? आपका सेकंड अमेंडमेंट। एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, आई थिंक सो ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल भी आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ये फोर्थ वाला भी इसमें पार्ट नहीं है। तो अभी तक डिपॉजिटरी में सिर्फ आपको क्या अमेंडमेंट पढ़ना है? डिपॉजिटरी में सिर्फ आपको ये अमेंडमेंट पढ़ना है कि जितने भी एनकम्ब्रेंसेस होंगे उसका रिकॉर्डिंग उसको कैप्चर कौन करेगा? डिपॉजिटरी कैप्चर करेगा, पहली चीज। सेकंड थिंग, डिपॉजिटरी को एज वेल एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को 8 साल के लिए क्या करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये था पहला आपका अमेंडमेंट, पहले चैप्टर का अमेंडमेंट। नेक्स्ट वन है ओवरव्यू ऑफ व्हाट? इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। इशू ऑफ कैपिटल एंड व्हाट बेटा? आपका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो सेबी ने क्या किया दोस्तों? कंसंट्रेट करना, अमेंडमेंट क्या हुआ? इशूअर, समझना यहां पे, जब आप राइट इशू लेके आते हो, क्या लेके आते हो? राइट इशू। पहली जो पहला चेंज आया राइट इशू में, अर्लियर द लिमिट वाज, अगर आप राइट इशू 10 करोड़ का लेके आते हो ना तो आईसीडीआर लगता है, अब 10 करोड़ से लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया? 50 करोड़। पहला अमेंडमेंट, और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मुझे लगता है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो राइट इशू की एप्लीकेबिलिटी। पहले आईसीडीआर कब एप्लीकेबल होता था? जब 10 करोड़ का आप क्या लेके आ रहे हो? राइट इशू लेके आ रहे हो, एंड द लिमिट हैज बीन रेज्ड टू 50 करोड़। मतलब अगर आप राइट इशू लेके आ रहे हो अभी और 50%, क्या बोला है? 50% बोल रहा हूं, 50 करोड़ का राइट इशू है, ठीक है, 50 करोड़ का राइट इशू है, तो ही आपको आईसीडीआर एप्लीकेबल है, अदरवाइज आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं है। पहले ये लिमिट। दूसरा बोला मैंडेटरी मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया फॉर राइट इशू शैल नॉट बी एप्लीकेबल to those issuer who object of the issue involve financing other than financing of capital expenditure for a project। देखो ये क्या बोला है, क्या बोला है समझना, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो कंडीशन राइट इशू में एप्लीकेबल नहीं है। कब? जब राइट इशू किसके लिए ले? राइट इशू मतलब पैसा जमा कर रहे हैं हम,
और वो पैसा किसके लिए जमा कर रहे हैं? पैसा जमा क्यों कर रहे हैं? अदर देन फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब उस राइट इशू से जो पैसा आएगा उससे हम कैपिटल एसेट नहीं खरीदेंगे, उससे जो पैसा आएगा फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हम उस पैसों से कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करने वाले हैं। तो राइट इशू हम कोई अदर पर्पस के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। चीज समझना, क्या बोला है? 90% वाला मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंडीशन है, ठीक है, ये पता है आपको, ये राइट इशू में एप्लीकेबल नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना। कब? जब आप राइट इशू से जो पैसा ला रहे हो ना वो अदर देन फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, and provided that promoter and promoter group of issuer undertake to subscribe fully to their portion of right issue। पहली बात तो अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप क्या कर रहे हो? राइट इशू ला रहे हो, प्लस दूसरा प्रमोटर ने अपना शेयर क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। प्रमोटर का जो भी शेयर होगा, प्रमोटर 20% है ना, तो प्रमोटर ने भी क्या करना है? अपना शेयर को पूरा का पूरा प्रमोटर ने शेयर को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सो अगर ये दो कंडीशन आप फॉलो करते हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन राइट इशू में एप्लीकेबल नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और जोर देना चाहूंगा, समझिएगा। मिनिमम 90% वाला कंडीशन है, ये राइट इशू में कब एप्लीकेबल नहीं है? पॉइंट नंबर 1, जब आप राइट इशू से पैसा रेस करे और वो पैसा फाइनेंस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं लगा रहे हो, मतलब उस पैसों से कैपिटल एसेट नहीं खरीदोगे, एंड प्रमोटर ने अपना शेयर क्या किया है? राइट इशू का शेयर प्रमोटर ने लिया है। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन राइट इशू में आपको एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड वन देखिएगा, थर्ड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इशूअर, केस स्टडी में पूछ सकते हैं, इशूअर शैल बी एलिजिबल टू मेक फास्ट ट्रैक इशू इन केस ऑफ पेंडिंग शो कॉज नोटिसेस इन केस ऑफ एडजुडिकेशन। अच्छा, अगर फास्ट ट्रैक इशू याद आ रहा होगा आपको तो हमने क्या देखा था? फास्ट ट्रैक इशू केस में कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन या शो कॉज नोटिस नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पे बोला है अगर आपका कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग है भी कोई अथॉरिटी का, या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग एंड ऑडिट क्वालिफिकेशन अगर है भी, बस आपको उसको क्या करना है? डिस्क्लोज कर देना है। उसको क्या करना है? डिस्क्लोज करते हुए चलना है। मतलब पहले क्या था? शोकोज नोटिस है तो आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते, लेकिन अब क्या बोला है? शोकोज नोटिस है तो भी फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो, बस उसका क्या करिएगा? आप डिस्क्लोजर दे दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। सो ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 4, 5 एंड 6। फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला आपको एज इट इज इसको लर्न करना है, या फिर इसको लिख लीजिए आप भले। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीजेस, राइट इशू 10 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया है। सेकंड वन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो कंडीशन है 90% वाली कंडीशन, वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी राइट इशू में। कब? जब राइट इशू से जो पैसा रेज किया है वो अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, एंड प्रमोटर अपना शेयर्स का अपना पैसा पूरा लेके आ रहा है राइट इशू में। फिर बोला है फास्ट ट्रैक इशू में अगर आपका पेंडिंग शो कॉज नोटिस है, उसका आपने अगर प्रॉपर डिस्क्लोजर कर दिया है अलॉन्ग विद द पोटेंशियल इंपैक्ट, तो आपको मतलब लेटर ऑफर में अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया है कि ये पेंडिंग शोकोज नोटिस है और इसका ये इंपैक्ट हो सकता है, तो आप फास्ट ट्रैक इशू लेके आ सकते हो। एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म है ना, एडिशनल पेमेंट मैकेनिज्म, आसबा फैसिलिटी पता है ना आपको? आसबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस मनी इन कॉल फॉर पार्टली पेड अप स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशूड बाय लिस्टेड एंटिटी। अच्छा, लिस्टेड एंटिटी ने अगर कोई शेयर्स इशू किया है वो भी पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो बाकी का जो पैसा है ना वो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो? रेज कर सकते हो। देखिए, पार्टली पेड अप शेयर्स है तो 3 तरीके से आप वो पैसों को क्या कर सकते हो? रेज कर सकते हो। कौन से 3 तरीके? चैनल नंबर 1, ऑनलाइन आसबा। ऑनलाइन पता है आपको? सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के पास ऑनलाइन हम लोग क्या करेंगे? अपना पैसा पेमेंट कर देंगे थ्रू आसबा। या अगर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो बैंक में जाइए, जाके बैंक में फिजिकली आसबा भर दीजिए। बैंक में, उस बैंक में जाके पहला ऑनलाइन भर दीजिएगा आसबा से, दूसरा बैंक में जाइएगा, तीसरा एडिशनल ऑनलाइन मोड यूजिंग द फैसिलिटी लिंक्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। देखो ये क्या होता है, जितने भी बैंक वगैरह है ना, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी हो गया, एसबीआई सिक्योरिटी हो गया, कोटक सिक्योरिटी हो गया। अब कोटक सिक्योरिटी क्या करती है? अगर मेरा बैंक कोटक अकाउंट में है और वही मुझे डीमैट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो मेरा डीमैट अकाउंट मेरा लिंक होता है उस बैंक से। डीमैट अकाउंट मेरा क्या होता है? लिंक होता है उस बैंक से। तो मुझे अगर डीमैट में कोई भी ट्रांजेक्शन करना है ना, तो डायरेक्टली पैसा मेरे बैंक अकाउंट से क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा। तो वहां से पेमेंट कर दो, है ना। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली 3-in-1 टाइप अकाउंट। ये आपका पैसा भी रखता है, आपकी सिक्योरिटी भी रखता है, आप इससे ट्रेड भी कर सकते हो, है ना। जैसे एग्जांपल क्या दिया मैंने? कोटक सिक्योरिटी। अब कोटक सिक्योरिटी में अगर मैं, या फिर लेट्स से एचडीएफसी सिक्योरिटी या फिर एसबीआई सिक्योरिटी, अगर मेरे पास एसबीआई का मेरा डीमैट अकाउंट है ना, एसबीआई के थ्रू मैं ट्रेड करता हूं ना, तो एसबीआई का डीमैट अकाउंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट से लिंक है। तो जो भी मैं एसबीआई डीमैट अकाउंट से पेमेंट करूंगा वो कहां से जाएगा? बैंक अकाउंट से जाएगा। तो वहां से पैसा दे दो। तो आपको क्या बोला है? कॉल मनी आपको एडिशनल 3 तरीके दे दिए, इन 3 तरीकों से पेमेंट कर दो। पार्टली पेड अप शेयर्स है, अब उसको फुल्ली पेड अप करना है,
तो कॉल मनी का पेमेंट एक तो क्या करो, ऑनलाइन आसपा, जैसे आईपीओ में सब्सक्राइब करते हो वैसे ऑनलाइन कर दीजिए। दूसरा, बैंक में जाइए फिजिकली आसपा के साथ भर दीजिए। और तीसरा, आपका जो डीमैट अकाउंट लिंक्ड है आपके बैंक अकाउंट से, डीमैट अकाउंट जो लिंक है आपके बैंक अकाउंट से, उस डीमैट अकाउंट से क्या कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये 3 मोड क्या कर दिए, स्पेसिफाई कर दिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। द पेमेंट पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस कॉल मनी शैल बी केप्ट ओपन फॉर 15 डेज। 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। जैसे कॉल मनी मंगवाया है उसके 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। इशू ऑफ डिपॉजिट रिसीट, यहां पे आपको वो करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन है एलओडीआर रेगुलेशन। एलओडीआर में मैंने आपको यहां पे देखिए मार्क करके दे दिया है, बस इतना पढ़ना है। इट इज क्लैरिफाइड दैट शेयर होल्डर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म आर अलाउड टू टेंडर शेयर्स इन ओपन ऑफर। अच्छा, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है यार। क्या हमने बायबैक में देखा था कि फिजिकल शेयर्स वालों के लिए एक सेपरेट विंडो ओपन करनी है? क्या बायबैक में हमने देखा है फिजिकल शेयर्स वालों के लिए एक सेपरेट विंडो आपको ओपन करनी है? उसका प्राइस जो है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से कम नहीं होना चाहिए उस वीक का। अगर आपको बायबैक याद है या फिर मैंने आपकी ने मेरी मैराथन देखी है, कुल मिला के ये अमेंडमेंट क्या कहता है? ये अमेंडमेंट कहता है कि जो फिजिकल शेयर्स है वो भी बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। However, such tendering shall be as per the provision of respective regulation। तो क्या बोला है, बायबैक में जिनके पास फिजिकल शेयर्स हैं वो बायबैक में एज वेल एज डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी था, बताने की आवश्यकता नहीं थी एक्चुअली, लेकिन स्पेसिफिकली लाके रेगुलेशन में लिख दिया कि स्पेसिफिकली, और एक बार मेंशन कर दिया कि भाई साहब सुन लो, शेयर होल्डर होल्डिंग सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म are allowed to tender shares in open offer buyback through tender offer route and exist offer in case of voluntary or compulsory delisting। मतलब जो फिजिकल शेयर्स जिसके पास है वो डीलिस्टिंग में और बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बायबैक के प्रोविजन में हमने देखा हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए क्या बोला यहां पे, नेक्स्ट अमेंडमेंट देखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एलओडीआर रेगुलेशंस क्या बोला गया है यहां पे अमेंडमेंट देखिए। अ लिस्टेड एंटिटी वाज प्रीवियसली रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द रिकॉर्ड डेट टू स्टॉक एक्सचेंज merely when the entity was listed। However, by virtue of this amendment, a listed entity is required to make such intimation not only where it is listed on the stock exchange but also where derivative are available on the stock exchange of listed entity। अच्छा सुनना, क्या बोला है, रिकॉर्ड डेट जो है स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉर्ड डेट पता है हमको, जिस रिकॉर्ड डेट पे हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं दे आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट बेनिफिट। तो रिकॉर्ड डेट का इंटीमेशन किसको करना है, आपको स्टॉक एक्सचेंज को करना था। पहले अर्लियर क्या था ना, ओल्ड प्रोविजन ये थी, अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है ना तो ही स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। अब न्यू रेगुलेशंस क्या आ गए कि अगर आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है लेकिन डेरिवेटिव लिस्टेड है, डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, डेरिवेटिव की ट्रेडिंग हो रही है, तो भी आपको रिकॉर्ड डेट के बारे में बताना है। ओल्ड में क्या था, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट सिर्फ तभी करना है जब आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है। न्यू में क्या है, अब आपको स्टॉक एक्सचेंज को तब बताना है जब इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, और दूसरा क्या ऐड कर दिया है, डेरिवेटिव्स ऐड कर दिया है। दूसरा क्या कर दिया है, डेरिवेटिव्स ऐड कर दिया है। करेक्ट है, दिस इज द अमेंडमेंट। ब्रीफ एनालिसिस उतना ही पढ़ना है। देखो ये अमेंडमेंट अगर देखा जाए ना तो इतने कोई खास अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट नहीं हो रहे, क्या कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया, ऐसा कोई खास अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन, यार ये मैंने कट करने को बोला है आपको, कट कर दीजिएगा बेटा। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑब्लिगेशन। थर्ड अमेंडमेंट क्या बोला गया है कि भैया अब आप आपके जो एसेट है उसको 100% एसेट कवर करोगे। एलओडीआर क्या बोलता है कि नाउ लिस्टेड एंटिटी हैज बीन परमिटेड टू मेंटेन एसेट कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज एट 100% एसेट कवर। पहले तो एसेट कवर समझिए, एसेट कवर क्या होता है। मैंने बैंक से 50 लाख का लोन लिया, मैंने घर गिरवी रखा 70 लाख का, क्या बैंक का लोन कवर हो गया एसेट से? कि अगर मैं नहीं देता हूं तो बैंक क्या ले जाएंगे, मेरा घर ले जाएंगे 70 लाख रुपए का। मैंने लोन कितने का लिया है, 50 लाख का, और मैंने घर कितने का गिरवी रखा है, 70 लाख का। मतलब ये एसेट कवर हो गया है, लोन क्या हो गया है, एसेट कवर है। तो अब कितना एसेट कवर करना है इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है ना, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी जो है उसके अगेंस्ट में आपको एसेट कवर करना है। और कितना कवर करना है, 100% एसेट कवर करना है। 100% सफिशिएंट है, 100% क्या है दोस्तों, सफिशिएंट है। और डिबेंचर ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखना डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एट ऑल टाइम फॉर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी। मतलब समझ लो बैंक ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए 1000 करोड़ की, तो 1000 करोड़ की एसेट कवर भी होनी चाहिए, 1000 करोड़ की एसेट कवर भी होनी चाहिए। दिस इज द रेगुलेशन। और सुनना अच्छे से, 100% एसेट कवर्ड है, इसका आपको एक सर्टिफिकेट भी लेना है। Listed entity could earlier obtain the certificate from practicing chartered accountant or practicing company secretary। पहले एसेट कवर है,
ये चेक किया है और उसका सर्टिफिकेट किससे लेते थे हम, पीसीएस या पीसीए, अब निकाल दिया है, लेकिन अब बोल दिया है कि मैंडेटरी ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर देगा, मतलब सीए ही देगा। काम छीन लिया हमसे, काम छीन लिया हमसे, बहुत तकलीफ हुई मेरे को यहाँ पे, क्या बोलूं मैं, ये अमेंडमेंट पढ़ाते टाइम मेरा दिल मैं जानता हूं मेरा दिल कितना रोया है भाई साहब। पहले क्या हुआ करता था मालूम, कि आपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए, उसका 100% एसेट आपने कवर किया, मतलब 10 लाख के डिबेंचर्स अगर इशू किए तो 10 लाख की एसेट भी उसके लिए गिरवी है, सिक्योर्ड है, और ये 10 लाख का सिक्योर्ड है, इसका सर्टिफिकेट कौन देता था, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अब कौन दे रहा है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेटा अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट इसमें क्या है, सबसे पहले 100% एसेट कवर चलेगा, 100% एसेट कवर करनी पड़ेगी, एंड सेकंड वन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, कि 100% एसेट कवर है। सर्टिफिकेट किस चीज का देगा, कि 100% एसेट कवर है। तो आपको इसमें एक तो ये पैरा पढ़ना है और एक ये पैरा पढ़ना है। डन क्या, चलिए वेरी गुड। ये नहीं पढ़ना है आपको, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ई वोटिंग वाला भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है बेटा। ये देखिएगा, नेक्स्ट वन है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड व्हाट बेटा, आपका टेक ओवर। अब इसमें क्या बोला गया है, क्या है देखना। दिस अमेंडमेंट इज brought under regulation 17 which deals with the provision to escrow account. New provision shall be inserted which provide that in case of indirect acquisition where public announcement has been made, an amount equivalent to 100% of consideration payable in open offer shall be deposited in escrow account. क्या बोला गया है, एस्क्रो अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्विजिशन। देखो अभी आपको अगर याद आ रहा होगा तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन याद आ रहा है आपको, कि मैं किसी लेट से मैं कोई कंपनी में शेयर्स खरीदता हूँ, होल्ड करता हूँ, और वो कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर कर ली है, तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन हमने पढ़ा था, इनडायरेक्ट एक्विजिशन हम लोगों ने पढ़ा था, यस और नो। तो जब आप इनडायरेक्ट एक्विजिशन करते हो, इनडायरेक्टली कोई कंपनी को खरीद रहे हो, तो आपको एस्क्रो अकाउंट में कितना परसेंट डिपॉजिट करना है, 100% पैसा आपको डिपॉजिट करना है, 100% ऑफ द कंसिडरेशन पेबल। और एस्क्रो अकाउंट में अगर आपने पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो 10% का इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। क्या बोला आगे, Acquirer is unable to make payment to a shareholder who have accepted the open offer. I'm sorry, मतलब escrow account से पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपने शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया विद इन सच पीरियड, द acquirer shall pay interest कितना परसेंट, 10%। जिन्होंने शेयर्स बेचे, देखो टेक ओवर कर रहे हो मतलब आप शेयर्स खरीद रहे हो, तो जिन लोगों ने शेयर्स बेचे उनको आपको पैसा देना पड़ेगा, अगर पैसे नहीं दिए तो 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। टेक ओवर में क्या बोला है, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशन आपको एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करना बताइए, 100% ऑफ कंसिडरेशन पेबल, 100% ऑफ कंसिडरेशन पेबल शैल बी डिपॉजिटेड इनटू एस्क्रो। करेक्ट है, 100% पैसा आपको उसको क्या करना है, एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना है। क्या ये क्लियर है आपको, ब्रीफ एनालिसिस ये क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया। अब यार डिस्क्लोजर ऑफ मार्जिन, आई डोंट थिंक सो दिस इज देयर इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम ड्राइवन डिस्क्लोजर इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है भाई साहब, इसमें याद रखना है इनडायरेक्ट एक्विजिशन के केस में आपको 100% पैसा एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करना है, और जब आप शेयर होल्डर ने जो शेयर होल्डर ने शेयर्स बेचे हैं उनका पेमेंट अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो 10% का इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक तो ये पैरा रीड करना है आपको, और ये पैरा, और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक बात, सुनो यस और नो, यस और नो। चलिए नेक्स्ट वन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट वन सी, इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में क्या बोला गया है कि लिस्टेड कंपनी नीड टू यूज अ ट्रेडिंग विंडो टू मॉनिटर ट्रांजैक्शन बाय डेजिग्नेटेड पर्सन इन अ बिड टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। डेजिग्नेटेड पर्सन का क्या देखना है आपको, मॉनिटर करना है ट्रांजैक्शन को। तो लिस्टेड कंपनी नीड टू यूज अ ट्रेडिंग विंडो। अरे भाई साहब, डेजिग्नेटेड पर्सन के पास अगर क्या है, यूपीएसआई है, तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दो। याद आ रहा है ना, ट्रेडिंग विंडो कंप्लायंस ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। कंप्लायंस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द ट्रेडिंग विंडो इन केस डेजिग्नेटेड पर्सन आर एक्सपेक्टेड टू बी इन पोजीशन ऑफ यूपीएसआई। अरे जितने भी डेजिग्नेटेड पर्सन है, डेजिग्नेटेड व्यक्ति है जिनके पास यूपीएसआई है, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कंप्लायंस ऑफिसर के ऊपर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। हमारा काम बढ़ गया, सीएस का काम बढ़ गया हमारा काम बढ़ गया। तो इसमें एक पैराग्राफ ये याद रख लेना, यही पैरा इंपॉर्टेंट है क्या, कि लिस्टेड कंपनी ने ध्यान देना है कि ट्रेडिंग विंडो यूज करो टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शन डेजिग्नेटेड पर्सन, ठीक है, टू मॉनिटर द ट्रांजैक्शन। करेक्ट है, लिस्टेड कंपनीज ने क्या करना है, ध्यान देना है कि डेजिग्नेटेड पर्सन
इनसाइड ट्रेडिंग ना करे। और कंप्लायंस ऑफिसर लिस्टेड कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देती है? कंप्लायंस ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल, compliance officer is responsible for closing the trading window in case of designated person are expected to be in possession of UPSI। compliance officer का काम है भैया जहां जाके ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दे डेजिग्नेटेड पर्सन के लिए, अगर तुझे लग रहा है कि उसके पास यूपीएसआई है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए नेक्स्ट वन, अमाउंट रेमिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्या बोला गया समझना, क्या बोला गया समझना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। बोला है एनी अमाउंट कलेक्टेड बाय लिस्टेड एंटिटी इंटरमीडियरी एंड अंडर दिस रेगुलेशन, मतलब कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग का कोड ऑफ कंडक्ट, सीओसी मतलब कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है तो कंपनी क्या करती है? पैसा कलेक्ट करती है। तो वो पैसा आपको क्या करना है? शैल बी रिमिटेड टू बोर्ड फॉर क्रेडिट टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो वो पैसा जो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है कंपनी में, जो कोड ऑफ सीओसी मतलब कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। वो पेनल्टी आपको किसको देना है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को देना है। और इन्वेस्टर, ये किसने बोला है? बोर्ड ने बोला है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बोर्ड, मतलब सेबी जिसको एडमिनिस्टर कर रहा है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को, तो उस फंड में क्या करना है? आपको पैसा डालना है ना। और बैंक डिटेल दिया हुआ है, बैंक डिटेल ऑफ सेबी आईपीईएफ फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर हैज बीन गिवन इन द सर्कुलर। करेक्ट है। तो आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड में आप पैसा डालोगे, ठीक है, जो सेबी ने बनाया हुआ है। जो रेगुलेट कौन करता है? सेबी, बोर्ड रेगुलेट करता है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ेगा उनको पैसा देना पड़ेगा, और वो पैसा कंपनी ने किसको ट्रांसफर करना है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड को ट्रांसफर करना है, विच इज रेगुलेटेड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेबी, जो सेबी कर रहा है। चलिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड यार, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला है देखना, एज पर रेगुलेशन 7B एन इन्फॉर्मेंट शैल सबमिट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन by furnishing the voluntary information disclosure from to the Office of Informant Protection of the Board in the format and manner set out in Schedule 7। हमने खबरी वाला पढ़ा था, इन्फॉर्मेंट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन उसने किसको सबमिट करनी है? इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द बोर्ड, ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द बोर्ड, मतलब सेबी का जो ऑफिस है, कौन सा? ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन। यार हमने कहा ना इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का खबर देने वाला इंसान को क्या बोलते हैं? खबरी, इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट को हम अवार्ड भी देते हैं। और इन्फॉर्मेंट कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देता है, वॉलेंट्री देता है, वॉलेंट्री ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो क्या बोला है? उस इन्फॉर्मेंट ने वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है किसको? ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ बोर्ड, ठीक है। अब सेबी ने क्या बोला, क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ये लिस्ट दे दी है कि ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। पहला, डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज इन विच इनसाइड ट्रेडिंग इज एलेक्ट, मतलब कौन से शेयर्स में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में लिख। खबरी ने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। सेबी ने अमेंडमेंट लाके क्या बोल दिया मालूम, कि तू खबरी है, तुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मत दे, पूरी इंफॉर्मेशन दे। तो पहली पूरी इंफॉर्मेशन क्या है? डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज इन विच इनसाइड ट्रेडिंग एलेक्ट, मतलब कौन से सिक्योरिटी में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, कौन से सिक्योरिटी में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है वो बता। द यूपीएसआई बेस्ड ऑन विच इनसाइड ट्रेडिंग इज एलेक्ट, कौन से यूपीएसआई, कौन सी इंफॉर्मेशन थी, कौन से कंपनी के शेयर्स में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है और कौन सी इंफॉर्मेशन की वजह से इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। डेट ऑन विच यूपीएसआई वाज मेड पब्लिक, किस दिन पब्लिक हुई? पब्लिक होने के पहले उसने ट्रेडिंग करी होगी, तो किस दिन पब्लिक हुई ये भी बता। डेट ऑफ सर्कुलर सर्कमस्टेंसेस एविडेंस लीडिंग टू पोजीशन ऑफ यूपीएसआई, है ना, मतलब वायोलेटर के पास यूपीएसआई है, उसका प्रूफ क्या? भाई तूने बोला ना कि इसने इनसाइड ट्रेडिंग करी, क्या प्रूफ है? तो प्रूफ भी बता। डिटेल ऑफ सर्कमस्टेंसेस एविडेंस लीडिंग टू पोजीशन ऑफ यूपीएसआई बाय द वायोलेटर। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है? देखो अमेंडमेंट में क्या बोल दिया कि भैया तू, आप कौन हो? आप इन्फॉर्मेंट हो। तो आप जब इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इनसाइड ट्रेडिंग का, तो देखो सबसे पहले क्या दो? डिटेल ऑफ सिक्योरिटीज इन विच इनसाइड ट्रेडिंग इज एलेक्ट, कौन सी सिक्योरिटी में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, कौन सी यूपीएसआई थी उसको लेके इनसाइड ट्रेडिंग हुई है, और वो यूपीएसआई एक्चुअल में पब्लिक में कब आई है, एंड ऐसा क्या सर्कमस्टेंसेस है, ऐसे क्या एविडेंस है जो ये प्रूफ करती है कि वायोलेटर के पास, मतलब जिसने इनसाइड ट्रेडिंग करी है उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी। एंड पांचवा, डिटेल ऑफ इनसाइडर सस्पेक्ट एंड देयर ट्रेड्स, है ना, कौन कौन सस्पेक्ट है, कितना ट्रेड किया, ये पांचों इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछा जा सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट, याद कर लो जल्दी से। चलो बताओ जल्दी से, एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए। जब इंफॉर्मेंट अपनी सर्विसेज देगा, वॉलेंट्री इंफॉर्मेशन देगा, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा? पहले तो ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द बोर्ड, ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेंट प्रोटेक्शन ऑफ द बोर्ड, बेटा बोर्ड। उस टाइम पे जब वो इंफॉर्मेशन देगा, खबरी बनके सिर्फ इतना मत बोलो कि इसने इनसाइड ट्रेडिंग करी है, पूरा बताओ। सबसे पहले कौन सी सिक्योरिटीज में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है,
कौन से यूपीएसआई के बेसिस पे हुई है, वो यूपीएसआई एक्चुअल में पब्लिक में कब आई है, और ऐसे क्या फैक्ट है या ऐसे क्या एविडेंस है जो ये प्रूफ करते हैं कि वायोलेटर के पास, मतलब इनसाइडर ट्रेडर के पास ये इंफॉर्मेशन थी। और पांचवा, कितनी इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, उसके वैल्यूज। चलिए, इससे आएगा, पक्का आएगा, या तो इससे आएगा, ये तो आ ही सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड। पक्का एक क्वेश्चन बनता है, पक्का क्वेश्चन बनता है। क्या बोला है क्वेश्चन समझना। सबसे पहले ये वाला अमेंडमेंट, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, क्या बोला, ऑन मंथली बेसिस म्यूचुअल फंड शैल परचेज एटलीस्ट 10% ऑफ देयर सेकेंडरी मार्केट ट्रेड बाय वैल्यू इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय प्लेसिंग और सीकिंग कोट थ्रू वन टू मेनी मोड ऑन द रिक्वेस्ट फॉर कोट। म्यूचुअल फंड जो भी मार्केट से क्या खरीदता है, सेकेंडरी मार्केट ट्रेड करता है, मार्केट से जो खरीदता है, एटलीस्ट उसका 10% उसने किस में डालना चाहिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड लिक्विडिटी है, तो जितना भी देखो क्या बोला गया है, मंथली बेसिस पे क्या बोला गया, एटलीस्ट ऑन मंथली बेसिस म्यूचुअल फंड शैल अंडरटेक एटलीस्ट 10% ऑफ देयर टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड बाय वैल्यू इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। सपोज मैं म्यूचुअल फंड हूं, इस महीने मैंने 100 रुपए सेकेंडरी मार्केट में डाले, तो उसका 10 रुपए, 100 रुपए का 10 रुपए एटलीस्ट कहां डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना है, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी के लिए पॉइंट लाया गया। और जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो RFQ प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, दैट इज व्हाट रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोट, उस प्लेटफॉर्म से आपको करना है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, एज इट इज लर्न कर लेना बेटा, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इतना हमको डिटेल में है नहीं। तो सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना पैसा डालना है, 10% ऑफ व्हाट म्यूचुअल फंड शैल 10% ऑफ टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड। जितना मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में तुम ट्रेड करते हो, उसका 10% तुमको कहां डालना है भाई साहब, कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना। और जो भी डालोगे वो RFQ प्लेटफॉर्म से, दैट इज व्हाट रिक्वेस्ट फॉर प्लेटफॉर्म से डालोगे, ठीक है। एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड बाय म्यूचुअल फंड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड इन वन टू मेनी मोड एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड विद अनदर म्यूचुअल फंड शैल आल्सो बी काउंटेड फॉर अफोर्डसेड 10%, ठीक है। ये इतना को दिक्कत नहीं है, इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप पढ़ लेना, इसके अंदर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आ गया है यहाँ पे कि ट्रस्टी मस्ट अपॉइंट अ डेडिकेटेड ऑफिसर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड फील्ड। क्या बोला देखो, सुनना एकदम 1 मिनट में मार रहा हूं, सुनना। चलिए बड़ी, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, क्या बोला है देखो यार, ट्रस्टी ने क्या करना है, एक डेडिकेटेड ऑफिसर अपॉइंट करना है जिसके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, एंड मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ताकि यार देखो, ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, ताकि वो देख सके कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसीजन ले रही है वो सही है कि नहीं। सो देखिए, सबसे पहले क्या काम है, द ऑफिसर अपॉइंटेड शैल बी एन एम्प्लॉय ऑफ ट्रस्टी एंड डायरेक्टली रिपोर्ट टू ट्रस्टी। पहली बात तो अपॉइंट करना है क्या, डेडिकेटेड ऑफिसर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज किसका अंदर, फाइनेंस के अंदर का नॉलेज होना चाहिए। अब वो व्यक्ति जिसको हमने अपॉइंट किया वो ट्रस्टी को रिपोर्ट करेगा, वो ट्रस्टी के लिए एम्प्लॉय है। दूसरा, द स्कोप ऑफ वर्क of said officer shall be specified by trustee from time to time to support the role and responsibility of trustee. The officer shall accordingly assist the trustee and discharge the activity. क्या काम करेगा, ट्रस्टी का ये पिल्लू बन के रहेगा, तू कहेगा तो भोकू और तू कहेगा तो काटू, बस ऐसे ही करना है। ट्रस्टी जो बोलेगा उसके हिसाब से इसने व्यक्ति ने काम करना है, करेक्ट ना, बात सुन लो, उसको हिसाब से उसको काम करना है। द said officer shall be treated as excess person in terms of what SEBI, ठीक है। ये भी थर्ड वाला पॉइंट भी छोड़ दीजिए आप, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। क्या बोला है, 3 पॉइंट, मतलब ट्रस्टी ने एक बंदे को अपॉइंट करना जिसको क्या बोलेंगे, डेडिकेटेड ऑफिसर हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज में। वो व्यक्ति एम्प्लॉय कहलाएगा और वो व्यक्ति वो काम करेगा जो ट्रस्टी उसको देगा। चलिए यार, वेरी गुड बेटा। अरे बाबू जी, एक बहुत भारी चीज आया है, एक बहुत भारी चीज आया रे, एक बहुत भारी चीज आया है जो मेरे को लगता है पूछा जाना चाहिए। चलिए, एक बहुत भारी चीज आया है इसके अंदर, क्या बोला है सुनना। इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मल्टी कैप फंड, यार एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड। देखो मल्टी कैप फंड क्या होता है,
जो मल्टी कैप मतलब जो एक कैप में पैसा नहीं डालता है। देखो, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप, एक होता है स्मॉल कैप। एक होता है मिड कैप इन्वेस्टमेंट, मिड कैप मतलब बीच वाली कंपनीज, एक होता है लार्ज कैप कंपनीज बड़ी कंपनीज, और एक होता है स्मॉल कैप कंपनीज छोटी कंपनीज। तो मिड कैप फंड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लिए। मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब हो गया ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो मिड कैप में, सॉरी, अलोकेशन ऑफ मल्टी कैप, आई एम सॉरी, मल्टी कैप का मतलब हो गया जो एक टाइप की कंपनी में पैसा नहीं डालेगा, जो लार्ज कैप में भी पैसा डालेगा, जो स्मॉल कैप में भी पैसा डालेगा, जो मिड कैप में भी पैसा डालेगा, उसको बोलते हैं मल्टी कैप फंड। जो एक जगह नहीं डालता है पैसा। मल्टी कैप का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो? मल्टी कैप मतलब जो इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह डालता है, अलग अलग लार्ज कैप कंपनीज में भी डालेगा, स्मॉल कैप कंपनीज में भी डालेगा, मीडियम कैप कंपनीज में भी डालेगा। तो एसेट एलोकेशन ऑफ मल्टी कैप फंड, तो ऐसा म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 75% कर दिया है, पहले 65% था, अब 75% कर दिया है। मतलब पहले अगर आप म्यूचुअल फंड हो, मल्टी कैप हो, तो 100 रुपए में से 65% पैसा किस में डालना था, इक्विटी में डालना था। अब 65 से निकाल के बढ़ा के कितना कर दिया, 75, और 75 में भी बराबर बराबर बराबर, मतलब 25% लार्ज कैप में डालो, 25% लार्ज कैप में डालो, फिर बोला 25% मिड कैप में डाल दे भैया, फिर बोला 25% स्मॉल कैप में डाल दे। करेक्ट है? तो 25 25 25। अर्लियर क्या था, 65% डाल देना कैप में, अब कैसे डाल रहे हो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन अब क्या बोला है 75%, और वो भी 3 इक्वल पार्ट में, 25 लार्ज में, 25 मीडियम में और 25 स्मॉल कैप में। क्वेश्चन आ सकता है मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड मतलब क्या, तो जो मल्टीपल सेक्टर में या मल्टी कैप में पैसा डालता है, जो लार्ज कैप में भी पैसा डालता है, जो मीडियम कैप में भी डालता है, उसको बोलते हैं मल्टी कैप। दूसरा, अब उसके बाद में इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज, इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना है, 75% इन्वेस्ट करना है, और 75% को कैसे बाइफरकेट किया, 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25%। तो ये पैरा इसमें याद रखना, ये पैरा आप इसको याद रखना, दैट्स इट बड़ी, दैट्स इट बड़ी, ये पैरा आप याद रखोगे। इसके अंदर एक और आता है, पूछते हैं, इसके अंदर एक और अमेंडमेंट है। अरे कहाँ किया था मैंने, अंडरलाइन किया था यार। हाँ, यस, आ गया है, आ गया है। चलिए यहाँ तक ठीक है। यहाँ ये पहला ठीक है, ये पहला ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई साहब, अगर आपका एनएवी फेस वैल्यू से ज्यादा है, क्या बोला है, वेर यूनिट आर सोल्ड, जब आप यूनिट बेचते हो, एंड सेल प्राइस इज हायर देन फेस वैल्यू, जो कि ज्यादा ही होता है। फेस वैल्यू था 10 रुपए और बेचा 12 रुपए में, तो एनएवी कितना हो गया, 12 रुपए। तो जो ऊपर का पैसा है उसका कुछ अमाउंट आपको, that represent realized gain shall be credited to equalization reserve account and which can be used to pay dividend। देखो, अभी म्यूचुअल फंड के पॉइंट सोचना, आप म्यूचुअल फंड होल्डर हो, आप होल्डर हो, मैं म्यूचुअल फंड हूं, आपने मेरा यूनिट खरीदा था 10 रुपए का, आज आपका वो वैल्यू हो गया 12 रुपए, क्या 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो 2 रुपए आपको तुरंत पूरा 2 रुपए नहीं मिलेगा, उस 2 रुपए का म्यूचुअल फंड कुछ पैसा ट्रांसफर करेगा, किसको, इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट, और वो पैसा यूज होगा तेरे को डिविडेंड देने को, तुझे ही दूंगा, लेकिन डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन आज वो कुछ पैसा, 2 रुपए का कुछ पैसा किसको जाएगा, इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट को चले जाएगा। देयर इज अ नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट टू इन्वेस्टर दैट अंडर डिविडेंड ऑप्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम सर्टेन पोर्शन ऑफ हिज कैपिटल, हीज कैपिटल, देखो आपका कैपिटल, क्योंकि 12 रुपए में बेचा 10 रुपए का शेयर इन यूनिट, तो ये 2 रुपए आपका ही है, ये आपका ही कैपिटल है, उसका कुछ पार्ट क्या यूज हो रहा है, एज ए डिविडेंड यूज हो रहा है, उसका कुछ पार्ट कैसे हो रहा है, डिविडेंड यूज हो रहा है। अब यार डिविडेंड पे आउट है ना, या तो डिविडेंड पे कर सकते हैं या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, है ना, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब वो स्कीम आपको देना है कि जो डिविडेंड हम आपको पे करेंगे, या तो आप पैसा ले लो डिविडेंड का, या तो उस डिविडेंड को हम क्या करेंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे, या उस डिविडेंड को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसफर ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान, या फिर हम आपको ट्रांसफर कर देंगे वो। तो ये 3 चीज, तो यहाँ पे इतने याद रखना, सबसे पहले एनएवी
अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है, एनएवी मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो जो आपका गेन हुआ है कैपिटल गेन, उसका कुछ पोर्शन म्यूचुअल फंड रखेगा एज अ व्हाट बेटा, इक्वलाइजेशन टू रिजर्व अकाउंट, और उस इक्वलाइजेशन टू रिजर्व अकाउंट से आपको डिविडेंड होगा, डिविडेंड पेमेंट होगा। अब आपको स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा, अब आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप डिविडेंड का पेमेंट ले लो, या तो उस डिविडेंड को, जो पैसा आपको डिविडेंड एज ए डिविडेंड मिलने वाला है, उसको आप क्या कर दो, री इन्वेस्टमेंट करवा दो। फिर बोला सर्कुलर इन ब्रीफ, रिस्क लेवल ऑफ स्कीम विल बी डिपिक्टेड बाय रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर, म्यूचुअल फंड ने क्या ला दिया, रिस्कोमीटर ला दिया। मतलब आपका रिस्क जो है, वो आपका इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्कोमीटर भी आएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। तो म्यूचुअल फंड ने अपने फंड को रिस्क लेवल असाइन करते हुए चलना है, वो भी कहां पे, न्यू फंड ऑफर में। जब भी आपको स्कीम लॉन्च करते हो ना, तो उसके साथ रिस्कोमीटर भी बताना है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाओगे तो इतना रिस्क है, लो रिस्क, लो, ये रिस्कोमीटर है। रिस्कोमीटर क्या करता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। जैसे लो रिस्क, ये सबसे कम वाला है, लो टू मॉडरेट थोड़ा ज्यादा, मॉडरेट उससे ज्यादा, मॉडरेटली हाई रिस्क थोड़ा और ज्यादा, हाई रिस्क बहुत ज्यादा, वेरी हाई रिस्क, चले तो चांद तक वरना शाम तक। हाँ, तो म्यूचुअल फंड ने जब भी कोई स्कीम लॉन्च करे तो साथ में रिस्कोमीटर भी बताते हुए चलना है। क्या बताते चलना है, रिस्कोमीटर बताते चलना है। और ये रिस्कोमीटर हर बार आपको वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है, 10 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ ईच मंथ। हर महीने जैसे ही मंथ एंड हुआ उसके 10 महीने के अंदर रिस्कोमीटर चेंज होना चाहिए। चेंज मतलब जो भी रिस्क होगी आज एट प्रेजेंट, जो भी रिस्क में होगा तुम, वो रिस्कोमीटर बताते हुए चलना है। तो रिस्कोमीटर कब कब बताना है, एक तो जब आप न्यू ऑफर ला रहे हो तब रिस्कोमीटर बताना है, और दूसरा हर मंथ एंड होने के 10 दिन के अंदर आपको रिस्कोमीटर बताते हुए चलना है। स्कीम लेवल, रिस्कोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, रिस्कोमीटर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड नंबर ऑफ चेंजेस इन रिस्कोमीटर, ये भी आपको बताना है। तो म्यूचुअल फंड ने क्या करना है, ये भी पब्लिश करना है एनुअल रिपोर्ट में। क्या पब्लिश करना है एनुअल रिपोर्ट में, कि रिस्कोमीटर स्टार्टिंग में कितना था, रिस्कोमीटर एंड में कितना है, और साल भर में रिस्कोमीटर कितना चेंज हुआ है। चलिए, वेरी गुड बेटा। अब इसके अंदर जो आपका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये रहा, लिमिट बढ़ा दी है। म्यूचुअल फंड कैन मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कितना, $600 मिलियन पर म्यूचुअल फंड। मतलब एक म्यूचुअल फंड, पहले लिमिट 200 मिलियन की थी, अब बढ़ा दी है। एक म्यूचुअल फंड बाहर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 600 मिलियन का, और ओवरऑल लिमिट कितना है, 7 मिलियन की। ओवरऑल लिमिट जितना है उतना ही है। इंडिविजुअल लिमिट पहले कितने का था, $200 मिलियन का था, अब $600 मिलियन का डाल दिया गया है। पहला चेंजेस है ना। म्यूचुअल फंड अगर बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है, एक म्यूचुअल फंड बाहर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, $600 मिलियन का। सारे म्यूचुअल फंड मिला के $7 बिलियन, 7 बिलियन। चलिए, म्यूचुअल फंड कैन मेक इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप कितना पैसा डाल सकते हो, 200 बिलियन, और ओवरऑल कितना है, 1 बिलियन। पहले ये 50 हुआ करता था, अब इसको कितना कर दिया है, 50 से बढ़ा के कितना कर दिया, 200 कर दिया है। सो लिमिट बढ़ गई है। ये दो चीजें याद रखना। सबसे पहले, एक म्यूचुअल फंड बाहर कितना पैसा डाल सकता है, $600 मिलियन। सारे म्यूचुअल फंड मिला के बाहर कितना पैसा डाल सकते हैं, $7 बिलियन, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर एक म्यूचुअल फंड बाहर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कितना पैसा डाल सकता है, $200 मिलियन। और सब म्यूचुअल फंड मिला के बाहर के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कितना पैसा डाल सकते हैं, $1 बिलियन। ये चेंजेस हुआ है। बस ये 2 पॉइंट पढ़ लेना, ऊपर के 2 पॉइंट पढ़ लेना। एक नया फंड आ गया है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या हो गया, ये इक्विटी फंड ही है, और इसके अंदर आप मिनिमम 65% पैसा कहां डालते हो, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में डालोगे। कितना बेटा, है ना। न्यू कैटेगरी ला दी है, फ्लेक्सी कैप फंड। इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना। फ्लेक्सी कैप फंड में आप कितना पैसा डालोगे बेटा, सबसे पहले 65% पैसा कहां डालोगे, इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में, 65% पैसा। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम होगी, डायनामिक स्कीम होगी, इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। जो कहां पे, लार्ज में, स्मॉल में और मीडियम में डालोगे। फ्लेक्सी कैप फंड, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस फंड के तहत कितना पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, 65%। दूसरा, ये कहां इन्वेस्ट करेंगे, लार्ज कैप में, मीडियम कैप में और स्मॉल कैप में। AMC शैल इंश्योर अ सुटेबल बेंचमार्क इज अडॉप्टेड फॉर फ्लेक्सी कैप फंड। मतलब AMC ने देखना है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक सुटेबल होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड के लिए।
For easy identification by investor in order to bring uniformity in name of scheme for a particular category across mutual fund, the scheme name shall be the same as per the scheme category. ठीक है. Convert an existing scheme into a flexi fund subject to compliances with the requirement. हाँ, अगर आपको existing fund को flexi में convert करना, आप convert कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो फ्लेक्सी फंड 3 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. उसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, कैटेगरी क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड. दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इसके अंदर कितना परसेंट इक्विटी में जाएगा, 65% इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जाएगा. तीसरा, ये ओपन एंडेड डायनामिक फंड है, करेक्ट है, जो लार्ज कैप में, मीडियम कैप में और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है. इसके लिए एएमसी ने सेपरेट बेंचमार्क क्या करना है, अडॉप्ट करना है, और कोई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड भी फ्लेक्सी में कन्वर्ट हो सकता है. दैट्स इट. नेक्स्ट वन है अंबुड्समैन रेगुलेशन. अंबुड्समैन रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 14. ये अंबर्समैन रेगुलेशन के अंदर आपको सबसे पहले ये याद रखना है, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. रिजोल्यूशन बाय कंप्लेंट, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या बोला है, स्टॉक एक्सचेंज ने 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ कंप्लेंट उसको सॉल्व करना है. स्टॉक एक्सचेंज शैल इंश्योर दैट इन्वेस्टर कंप्लेंट, इन्वेस्टर की कंप्लेंट स्टॉक एक्सचेंज ने कितने दिन के अंदर सॉल्व करनी है, 15 दिन के अंदर सॉल्व करनी है. भाई साहब टाइम लिमिट डाल दिया है. Additional information if any required from the complainant shall be sought within 7 working days from the date of receipt of complaint. मतलब सुनो, जिस दिन कंप्लेंट आई स्टॉक एक्सचेंज के पास, कंप्लेंट के additional information if any required from complainant shall be sought within 7 working days from the date of receipt of complaint. तो additional information कितने दिन के अंदर मंगवा लो, आपको जो मंगवानी है 7 दिन के अंदर. जिस दिन कंप्लेंट आई उसके 7 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन मंगवा लो, और जिस दिन एडिशनल इंफॉर्मेशन आई उसके 15 दिन के अंदर अंदर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा स्टॉक एक्सचेंज का. मतलब आपकी कंप्लेंट को सॉल्व कर दी जाएगी कितने दिन के अंदर बेटा, 15 डेज के अंदर. सो स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना, वो कंप्लेंट जो है वो सॉल्व करेगा 15 दिन के अंदर. अच्छा, कोई उसको फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो 7 दिन के अंदर, फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो 7 दिन के अंदर. कंप्लेंट कब सॉल्व करेगा, 15 दिन के अंदर. अच्छा, 15 दिन कब से, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन मंगवाई है तो फर्दर इंफॉर्मेशन से 15 दिन के अंदर, और अगर फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं मंगवाई है तो कंप्लेंट से 15 दिन के अंदर वो क्या कर देगा, सॉल्व कर देगा. क्या बात है, स्पीड देख रहे हो भाई साहब, स्पीड देख रहे हो भाई साहब, स्पीड है, स्पीड देख रहे हो भाई साहब, स्पीड. 15 दिन के अंदर सॉल्व करनी है अपने कंप्लेंट. स्टॉक एक्सचेंज शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंप्लेंट्स, एड्रेस, redress within 15 working days from the date of receipt of the complaint. Additional information if complaint is not solved within stipulated time, then the reason of non redressal. और अगर 15 दिन के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो उसका रीजन बताना है कि क्यों हमसे 15 दिन के अंदर सॉल्व नहीं हुआ. ये कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है. चलिए नेक्स्ट वन देखिए, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ मार्जिन इज नॉट इंपॉर्टेंट. कट कर देना आप, नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. मार्जिन वाला आपको इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा. हाँ चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. अब ये समझना ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब ऐसा एरिया इंडिया में जो इंटरनेशनली क्या करिए, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है. जैसे एसईजेड होता है ना, वैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होता है. अब बात समझना क्या बोला गया, कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कहां पे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और उसको अब अपनी यूनिट लिस्ट करने कहां पे, इंडिया में. तो सेबी ने क्या बोला है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, जो परमिसेबल जुरिस्डिक्शन में, परमिसेबल जुरिस्डिक्शन मतलब आईएफएससी में है. पहले तो आईएफएससी समझो, आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एक ऐसा एरिया जो इंडिया में है, ऐसा एरिया जो इंडिया में है जिसे जहां से फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करते हैं हम लोग बाहर भेजते हैं, उस एरिया को बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. सुनना, अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो इस एरिया में है, इस एरिया में मतलब कहां पे है, समझो ये एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इस एरिया में है, ये आईएफएससी एरिया है, ये आईएफएससी एरिया. ओके, फिर बोला यूनिट्स ऑफ परमिसिबल जुरिस्डिक्शन में मतलब इस एरिया में मे बी परमिटेड टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज. आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हो. कब, सबसे पहले वो परमिसिबल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए, मतलब आईएफएससी एरिया में होना चाहिए. दूसरा, सच यूनिट्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इन द परमिसिबल जुरिस्डिक्शन. उसको, उस एरिया को, वो एरिया रेगुलेटेड एरिया में आना चाहिए. रेगुलेटेड मतलब वहां पे भी सेबी रिलेटेड लॉज लगते हैं. और तीसरा,
आर लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इन परमिसिबल जुरिसडिक्शन। अच्छा, और वो तीसरा इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो आप हमारे यहाँ पे भी लिस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ये टेक्निकल है यार, थोड़ा सा समझने में टेक्निकल है, जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बहुत डिटेल में नहीं दिया, 2-2 लाइनें दी हुई है आपको, 2-2 4-4 लाइन दी हुई है आपको। आप इतना समझिए, यहाँ का कोई एरिया है, इंडिया का कोई एरिया है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर मतलब इंडिया का एरिया जो सर्विसेज कहां दे रहा है, बाहर। अब इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसको अगर इंडिया में लिस्ट होना है तो 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो वो परमिसिबल जुरिसडिक्शन में होना चाहिए, परमिसिबल मतलब आईएफएससी एरिया में होना चाहिए। दूसरा, वो एरिया रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब वो रेगुलेटेड होना चाहिए बाय द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, उस एरिया में वो रेगुलेटेड होना चाहिए। और तीसरा, उसका लिस्टिंग ऑलरेडी बाहर हो चुका है, तो अब वो भी इंडिया में क्या कर सकता है, अपने आप को लिस्ट कर सकता है, इंडिया में अपने आप को क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। तो 3 कंडीशन एज इट इज। अब आपको ये अमेंडमेंट है ना, थोड़ा लॉजिक नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, लॉजिकली समझ में नहीं आएगा, बट अब लॉजिक समझाने की जितना टाइम भी नहीं है अपने पास। अपने को क्या समझना है, ये समझना है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालता है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब म्यूचुअल फंड से ये सेपरेट हो चुके हैं रेगुलेशन, लेकिन जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो रियल स्टेट में पैसा डालेगा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कहां पे है, ये आईएफएससी एरिया में है, और ये आईएफएससी एरिया मतलब परमिटेड एरिया में है, परमिटेड एरिया में। दूसरा, ये रेगुलेटेड भी है बाय द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, ये रेगुलेटेड भी है। और तीसरा, ये कहीं बाहर लिस्टेड है, तो वो इंडिया में भी लिस्ट हो सकते हैं। रिकवरी छोड़िए, ये देखिएगा अभी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए सेबी ने क्या किया है, अमेंडमेंट दिया है कि एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। द अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन टू की इन्वेस्टमेंट टीम ऑफ द मैनेजर ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है उसका जो की मैनेजर है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में जो की मैनेजर है जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, तो उसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एटलीस्ट 1 की पर्सनल हैविंग नॉट लेस देन 5 years एक्सपीरियंस इन एडवाइजिंग और मैनेजिंग द कैपिटल ऑफ। उस टीम में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है पैसा मैनेज करने का। एटलीस्ट 1 की पर्सनल विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एक्सेट्रा, और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब वो सीएफए वगैरह होगा तो भी चलेगा। तो क्या बोला है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की जो टीम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, की इन्वेस्टमेंट टीम, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग दी व्हाट, मैनेजिंग दी फंड। 5 साल का एक्सपीरियंस है इन मैनेजिंग दी फंड, पहला पॉइंट। दूसरा, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्वालिफिकेशन है फाइनेंस का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का, नॉलेज का, बिजनेस का, कॉमर्स का, या फिर वो सीएफए लेवल वगैरह का क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। ठीक है। अब इस अमेंडमेंट ने और क्या बोला है, द मेंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटी शैल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल एज द मैनेजर फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है ना, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है वो भी इक्वली क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। ये बाकी आपके सिलेबस में दिया नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ये भी आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरी की अगर हम बात करें, सेग्रेशन ऑफ एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, सम ऑफ द की रेगुलेटरी चेंजेस इंक्लूडेड। सबसे पहले क्या बोला गया है, सेग्रेशन ऑफ एडवाइजरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज एट क्लाइंट लेवल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एडवाइजरी सर्विसेज आप अलग करो और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आपके अलग करो। And individual shall have the option to register as an investment advisor or provide distribution services as a distributor। मतलब इंडिविजुअल को ऑप्शन दिया गया, या तो तू क्या कर, एडवाइस कर, या तो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन, मतलब खुद स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब तुम प्रोडक्ट बेच, शेयर मार्केट के प्रोडक्ट बेच, या तो तू क्या बन, एडवाइसर, या तो तू डिस्ट्रीब्यूटर बन, दोनों मत बन, एडवाइस भी दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रहा है, कंफ्यूज मत हो, सेग्रेशन कर, आपकी एक्टिविटीज को सेग्रेट करना है। तो इंडिविजुअल ने क्या बोला, इंडिविजुअल शैल हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, या तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन जा, या प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर जो म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, म्यूचुअल फंड बेच रहा है, म्यूचुअल फंड के प्लान बेच रहा है तू, या तो क्या कर, डिस्ट्रीब्यूटर बन या एडवाइजर बन। इंडिविजुअल को बोला है। दूसरा, अ नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी शैल हैव क्लाइंट लेवल सेग्रेशन एट ग्रुप लेवल, that is investment advisory and distribution services and maintain an arm's length transaction between its activity। अच्छा कोई कंपनी है, कंपनी में तो अब सब काम होगा,
तो आपने क्या करना, सेग्रेट करना कि ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, एडवाइजिंग डिपार्टमेंट है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, और आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है ना। इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज, implementation services मतलब investment advisor are allowed to provide implementation services through direct scheme product in securities market. However, no consideration can be received directly or indirectly at investment advisor group or family level for these services. अगर आप कोई implementation करवाते हो, है ना, तो आप implementation services दे सकते हो, लेकिन उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे। जब भी आप कोई क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, मतलब एडवाइजरी दे रहे हो, तो आपके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कितना फीस आप चार्ज करने वाले हो। एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि आप क्या चार्ज करने वाले हो। और एनहांस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंक्लूडिंग नेटवर्थ ₹50 लाख फॉर नॉन इंडिविजुअल्स एंड ₹5 लाख फॉर इंडिविजुअल्स। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का नेटवर्थ बोल दिया है कि एटलीस्ट आपका 50 लाख होना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल हो, और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह हो तो 5 लाख। आई एम सॉरी 50 लाख फॉर नॉन इंडिविजुअल्स एंड 5 लाख फॉर इंडिविजुअल्स। आप अगर मेरे जैसा व्यक्ति है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है, तो उसका नेटवर्क 5 लाख होना चाहिए। कोई फर्म है, कोई कंपनी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है, तो उसका नेटवर्क कितना होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए। और इंडिविजुअल एडवाइजर के पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। करेक्ट है, क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 years वाइल ग्रैंडफादरिंग एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। और एक बंदे के पास इंडिविजुअल रजिस्टर एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हुज नंबर ऑफ क्लाइंट एक्सीड 150 इन टोटल शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। अगर 150 लोगों से ज्यादा को आप एडवाइस दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेबी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब एक इंडिविजुअल बंदा कितने क्लाइंट ले सकता है, 150 क्लाइंट। 150 से ज्यादा क्लाइंट हुआ ना, आपको अपने आप को नॉन इंडिविजुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कंपनी वगैरह बनानी पड़ेगी आपको। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को लेके क्या किया, बहुत सारी चीजें चेंजेस किए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने क्या करना है, अपनी सेग्रेशन करना है। कौन सी पॉलिसी, एडवाइजरी पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अगर आप एडवाइजरी दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो एडवाइजरी नहीं दोगे। अच्छा, इंडिविजुअल है तो दोनों में से एक ही काम करेगा, और अगर नॉन इंडिविजुअल है मतलब कोई कंपनी वगैरह है, तो वो इन्वेस्टमेंट का भी काम कर सकता है, एडवाइजरी का भी काम कर सकता है, लेकिन सेपरेट करिए और ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ में मेंटेन करिएगा। इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज दे रहे हो आप, इंप्लीमेंटेशन सर्विसेज के कोई भी चार्जेस नहीं लोगे आप। फिर बोला है आपका क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, उस एग्रीमेंट में फीस भी मेंशन होना चाहिए, और आपका नेटवर्क कितना होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन रहे हो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो 5 लाख, नॉन इंडिविजुअल हो तो 50 लाख का आपका नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, फिर बोला आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक इंडिविजुअल बंदा कितने व्यक्ति को सर्विस दे सकता है, 150। इंडिविजुअल बंदा 150 लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दे सकता है, उससे ज्यादा अगर देनी है तो अप्रूवल, तो आपको नॉन इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, मतलब कंपनी बनानी पड़ेगी, कोई फॉर्म वगैरह बनानी पड़ेगी आपको। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्निशन, द रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सब्सिडरी इन अफोर्सेड रेगुलेशन शैल बी बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंटिटी। ठीक है, मतलब अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज सेटअप करना है, रिकॉग्नाइज करवाना स्टॉक एक्सचेंज को, तो क्राइटेरिया दिया है, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज हैविंग अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़, 200 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, आपका नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए। इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन भी आपके स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए। एंड कैपेसिटी फॉर इन्वेस्टर सर्विसेज मैनेजमेंट, है ना मतलब अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करवाना है तो आज इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका 200 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, आपका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल होना चाहिए, इन्वेस्टर के कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म होने चाहिए। ये आपको बताने की करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है ना। पोर्टफोलियो मैनेजर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें भी कोई खास बात नहीं हुई है। बाकी आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी आपको करने की आवश्यकता है। हाँ, एक ये पढ़ लेना, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, 1 टाइम रीड कर लेना कि इन्वेस्टर एडवाइजर ने कंप्लायंसेस करना है, क्लाइंट लेवल सेग्रेशन करना है, फीस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें एक बार रीड करके छोड़ देना, दैट्स इट। बाकी कोई भी आपको ऑब्लिगेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, डेट सिक्योर्ड बाय रिसीवेबल,
अच्छा एक मिनट, एक लास्ट ये पढ़ लो यार, ये पढ़ लो। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो सेबी has substituted one of the duties of debenture trustee to make it mandatory for debenture trustee to ensure that issuer company create a recovery expenses fund at the time of issuance of debt security that may be utilized by debenture trustee in case of default। तो कंपनी ने क्या बनाना है, डिबेंचर ट्रस्टी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने चेक करना है कंपनी ने क्या बनाया है, फंड बनाया है। क्या फंड बनाया है? इश्योर कंपनी क्रिएट रिकवरी एक्सपेंसेस फंड, रिकवरी एक्सपेंसेस फंड बनाया हुआ कंपनी ने। और जो डिबेंचर ट्रस्टी कब यूज कर सकता है? जब डिफॉल्ट हुआ है, डिफॉल्ट के टाइम पे यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बोला ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी हैव बीन वाइडन इन केस वेयर लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ रिसीवेबल बुक डेट द डीटी शैल इन सच केस क्या बोला है, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस कैरी आउट द नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस एंड मॉनिटर द एसेट कवर। मतलब यहां पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे देखना है कि एसेट कवर प्रॉपर हुई है। एसेट कवर अब ये वर्ड पता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करना कि एसेट कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। और हाफ ईयरली बेसिस पे क्या करना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट मिला। फिर बोला है कन्विंग मीटिंग फॉर ब्रीच ऑफ कन्वेंट्स। अगर कंडीशंस मतलब डिबेंचर होल्डर का अगर कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तो उनकी मीटिंग लेने का काम है, उनका मीटिंग लेने का काम है। ड्यू डिलिजेंस लेना है ये बताया बस, ठीक है, दैट्स इट। चलिए खत्म, बस इतना ही अमेंडमेंट आपको पढ़ने देगा। इस तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको कम टाइम के अंदर सारे अमेंडमेंट मैं आपको समझा दूं। इस बार के अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा डोंट एक्सपेक्ट कि 20 मार्क 15 मार्क के अमेंडमेंट आएंगे। एक या दो क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स अमेंडमेंट से आ सकता है, वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कहीं डाल सकते हैं वो। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको विद इन 1 आवर मैं आपको सारे अमेंडमेंट करा दूँ। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। बाय बाय, टेक केयर बेटा, लव यू गाइस।